बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज जिस खूबसूरत शख्सियत का तारुफ और इंटरव्यू हम आपकी खिदमत में ला रहे हैं वो पंजाब के दूर दराज ज़िला मुजफ्फरगढ़ का एक ऐसा मोतबर नाम जिन्होंने इंतज़ामी और अदबी सतह पर ऐसे ऐसे कारहाय नुमायाँ सर अंजाम दिए जिसकी मिसाल मिलना मुमकिन नहीं। प्रोफेसर डॉक्टर शुएब अतीक खान एक अहद का नाम है। नस्ल दर नस्ल तदरीस का एक ऐसा खूबसूरत इस्तिआरा जिसने अपनी ज़हनी खूबसूरती से कई नस्लों को सैराब किया। आइए गूंज अदबी फाउंडेशन और अहम सिनेमैटिक्स के ताउन से उनका ये खूबसूरत इंटरव्यू सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर शुएब अतीक मेरा नाम है। 2014 में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस मुल्तान से बतौर प्रिंसिपल में रिटायर हुआ। इससे पहले कुछ अर्सा मैंने गवर्नमेंट कॉलेज मुजफ्फरगढ़ में भी बतौर प्रिंसिपल काम किया। इसी कॉलेज में मेरी सर्विस का ज़्यादा अरसा गुजरा है। इससे पहले मुख्तलिफ और कॉलेजेस में काम किया। रिटायरमेंट के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात सियालकोट कैंपस वहाँ मुझे ऑफ़र हुई। मैं वहाँ चला गया। थोड़ा अर्सा मैंने वहाँ काम किया, लेकिन सफ़र ज़्यादा, इसके मसाइल वो जल्द मैंने छोड़ दिया। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का कैंपस है पाकपतन में, वहाँ से मुझे ऑफ़र हुई तो मैं वहाँ चला गया और तकरीबन 3 साल मैंने वहाँ काम किया। इसी दौरान मुजफ्फरगढ़ में पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से इसरार किया गया कि मैं उनके अदारे की सरबराही करूं और मेरा घर भी था, तो मैं यहाँ आ गया। 1 साल मैंने वहाँ किया और फिर मैंने यही फैसला किया कि अब घर में बैठकर आराम करना चाहिए। तो आजकल मैं बिल्कुल घर में रहता हूँ। थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने का काम जारी रहता है, बाकी ज़्यादा वक्त जो होता है अपने नवासियों पोतों के साथ खेलने में गुजरता है। मेरा असल जो ताल्लुक है ना, इस वक्त ज़रा मैं मुजफ्फरगढ़ में बैठा हूँ। यहाँ से कोई 14 किलोमीटर डीजी खान रोड पर कस्बा बसीरा है, आप जानते हैं सब। वहाँ सारी कलंदरानी बलूचों की बिरादरी जो है सबसे ज़्यादा है। तो रोड से कोई 3 किलोमीटर के फासले पर एक गांव है रामू वाला। मेरा जो असल ताल्लुक है वहीं से, बिल्कुल से बसमाना भी आप कहते हैं, वहाँ तक गाड़ी पर जाने का रास्ता 2 साल पहले बना है। गाड़ी पर वहाँ नहीं जा सकते। सहारा है, रेत के टीले हैं, उनके दरमियान में ये गांव बने हुए हैं। इसी गांव में मेरी पैदाइश हुई 1954 में। मेरे वालिद साहब मेरी पैदाइश के 1 साल बाद फौत हो गए। मैंने उन्हें ज़ाहिर है कि शऊर की आंखों से नहीं देखा। मेरी वालिदा और मेरे 2 बड़े भाई, उन्होंने ही मेरी परवरिश की। मैं उनका बहुत बहुत ममनून हूँ। मेरे भाइयों ने मुझे यतीमी का एहसास नहीं होने दिया। हमारे गांव से भी 2 किलोमीटर के फासले पर एक और गांव है सामान वाला। वहाँ पर उस वक्त एक प्राइमरी स्कूल था। तो जब मैं तकरीबन 5-6 साल का, जैसा कि उस वक्त रिवाज था, 2-3 और बच्चे भी गाँव में थे, तो उस स्कूल में दाखिला दिया गया। वहाँ से मैंने प्राइमरी किया 1965 में। फिर मेरे गांव से बसीरा जो है वो तकरीबन 4 किलोमीटर है। तो बसीरा में 6ठी क्लास में दाखिला लिया मिडिल के लिए। वहाँ से फिर जो कि उस वक्त बसीरा हाई स्कूल नहीं था, फिर जब मिडिल कर लिया
तो गवर्नमेंट हाई स्कूल मुजफ्फरगढ़ में दाखिला लिया मैट्रिक के लिए। और इस दौरान में ज़ाहिर है हमारे पास कोई वसाइल नहीं थे, चाहे वो प्राइमरी स्कूल था 2 किलोमीटर पर, चाहे वो मिडिल स्कूल था 4 किलोमीटर पर, तो वो पैदल रास्ता उसी सहारा में से खेतों में से और नंगे पाँव, ज़ाहिर है सर्दी को रोकने के लिए भी गर्मी को रोकने के लिए भी कोई वहाँ हमारे पास नहीं हुआ करता था। इसी तरह जब मुजफ्फरगढ़ में दाखिल हुए तो फिर मेरे भाइयों ने मुझे साइकिल ले दी, तो साइकिल पर रोजाना मुजफ्फरगढ़ आना जाना होता था। उस वक्त ये रोड भी ऐसे नहीं था जैसे अब नजर आ रहा है, वन रोड है। फिर आबादी भी इस रोड पर बिल्कुल नहीं थी, यानी मुजफ्फरगढ़ से लेकर हत्ता के मुजफ्फरगढ़ जंग मोड़ पर भी कुछ नहीं था। तो शहर से लेकर नूरगुड़ा तक कोई आबादी नहीं थी, पानी भी कहीं नहीं मिल सकता था, सारा सहारा ही सहारा। तो ये सफर हम करते थे। सड़क इतनी तंग थी कि अगर कोई गाड़ी आ जाती थी तो हमें सड़क से नीचे उतरना पड़ता था। तो बहरहाल अल्लाह ताला की मेहरबानी है, अच्छे नंबरों से मैट्रिक किया। फिर मैंने मैट्रिक साइंस के साथ ही तो गवर्नमेंट कॉलेज मुजफ्फरगढ़ में FSC में दाखिला ले लिया। FSC में एक प्री इंजीनियरिंग थी और मेरा इंजीनियरिंग में दाखिला नहीं हो सका, ज़ाहिर नंबर मेरे मार्क्स कम थे। तो मैंने फिर आर्ट्स में BA में दाखिला ले लिया। आर्ट्स में मेरे सब्जेक्ट्स उर्दू, पॉलिटिकल साइंस थे, इंग्लिश तो लाजमी थी। और इत्तेफाक है कि उर्दू में मेरे नंबर सबसे ज़्यादा है। अगरचे मैं मानता हूँ कि मेरा उर्दू का कोई बैकग्राउंड नहीं था, ना कभी कुछ मुझे कोई ऐसे असातिज़ा मिले प्राइमरी में, मिडिल में या हाई स्कूल में जो अपने तलबा में अदबी ज़ौक़ पैदा करते हैं, और ना कोई ऐसा ज़ौक़ फितरी तौर पर था। लेकिन उर्दू में चूँकि नंबर बहुत अच्छे आ गए, इसलिए मैंने उस बहाउद्दीन ज़करिया नई यूनिवर्सिटी बनी थी, ये दूसरा साल था उसका। तो बल्कि यहाँ मैं ये भी बता दूँ कि जब मैंने BA किया तो उस साल यूनिवर्सिटी ने एडमिशन नहीं किया। 75 में 75 में BA किया तो एडमिशन नहीं हुए, क्योंकि पिछला एडमिशन PZU में लेट हुआ था। तो मैंने फौरी तौर पर जो था ज्यूट में मुजफ्फरगढ़ में जॉब कर ली बतौर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर FSC की बुनियाद पर, क्योंकि अभी BA का रिजल्ट भी नहीं आया था। तो ये जो समझे 1 साल मैंने जॉब की, इस दौरान इतने पैसे भी जमा हो गए कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ सकूं। तो फिर मैंने यूनिवर्सिटी में MA उर्दू में दाखिला लिया और वहाँ डॉक्टर अनवार अहमद, डॉक्टर AB अशरफ, डॉक्टर नजीब जमाल, डॉक्टर मिनहाजुद्दीन और डॉक्टर अब्दुल रज़ाक और प्रोफेसर इफ्तिखार हुसैन शाह साहब जैसे असातिज़ा मिले। जब हम फारिग हो रहे थे तो फिर डॉक्टर अब्दुल रऊफ शेख साहब भी आ गए, जो बाद में मेरे PhD के निगरान भी वही थे। इसी दौरान बाद में पंजाब यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ख्वाजा ज़करिया भी तशरीफ़ लाए, जहाँ बतौर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, लेकिन हमें उनसे पढ़ने का मौका नहीं मिला, हम उस वक्त फारिग हो चुके थे। तो ये मेरा तदरीस का जो सब्जेक्ट दौरानिया है, इस तरह मैंने अपना MA मुकम्मल किया। MA मुकम्मल करने के बाद ज़ाहिर है फौरी तौर पर जॉब नहीं मिल जाती, तो मैंने लॉ कॉलेज में दाखिला ले लिया ताकि मुल्तान में रहने का एक बहाना मिले। फिर कोई 2-4 ट्यूशन भी इधर उधर से मिल गई तो वो पढ़ा के लॉ कॉलेज में दाखिला ले लिया। लेकिन 1 साल गुजरा था कि जॉब हो गई। FEL का इम्तिहान मैंने उस वक्त 2 साल हुआ करता था, इसी दौरान दे दिया था, और LLB का इम्तिहान फिर जॉब के दौरान मैंने किया। वो LLB भी इंसान जो तालीम हासिल करता है, ये तो बाकी सारी बातें होती हैं कि मैं कौम की खिदमत करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। असल बात होती है कि कोई जॉब मिले, आदमी कुछ हासिल करे।
اور میرے نزدیک پروفیسر کی لیکچرر کی جاب جو ہے پاکستان میں سب سے زیادہ خوبصورت آئیڈیل جاب ہے، جس میں انسان پرسکون رہ کر بہت کچھ کر سکتا ہے اور اس کے پاس بہت کچھ کرنے کے اختیارات ہوتے ہیں۔ باقی جہاں بھی ہم جائیں وہ اختیارات نہیں ہوتے، بندشیں ہوتی ہیں، ٹینشن ہوتی ہے، لیکن ٹیچر کے پاس کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ ہمارا جو آئیڈیل تھا وہ یہی تھا، اور اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں زیادہ عرصہ نہیں رہنا پڑا۔ میرا یہ بھی ہے کہ اس وقت ہمارا جو MA کا دورانیہ تھا وہ 4 سال میں چلا گیا تقریباً۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 76 میں ہم نے ایڈمیشن لیا، تو 77 میں کرائسس شروع ہو گیا پولیٹیکل، مارشل اللہ کیا اور یونیورسٹیاں طویل عرصے کے لیے بند ہو گئی۔ پھر بعد میں ایک اور کرائسس، اسی کا نتیجہ کہ بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی، تو پھر یونیورسٹیاں بند ہو گئی۔ اور چونکہ سیمیسٹر تھا، یہ بھی ایک بات ہے کہ اس وقت ہماری پہلی کلاس تھی جس میں سیمیسٹر شروع کیا گیا، لیکن 2 سال کے تجربے کے بعد وہ بند کر دیا گیا۔ پھر یہ پچھلے 10-15 سال میں دوبارہ شروع ہوا ہے۔ تو سیمیسٹر تھا، اس میں دورانیہ پورا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اس لیے یونیورسٹی بند ہوتی رہی، تو ہمارا دورانیہ جو تھا وہ طویل ہو گیا۔ تو 79 میں جا کر ہم نے کمپلیٹ کیا یہ MA۔ تو 80 میں ایڈورٹائزمنٹ آ گئی ایڈ ہاک پر کمرشل کالجز کے لیے، انسٹرکٹر کی پوسٹ ہوتی ہے، وہ بھی 17 کی ہوتی ہے۔ تو اس میں نے اپلائی کیا اور میری سلیکشن بطور ایڈ ہاک انسٹرکٹر گورنمنٹ کمرشل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ توسا شریف میں ہوئی۔ ابھی ہم مہینہ 1.5 ہی گزرا تھا کہ پبلک سروس کمیشن کی طرف سے بھی ایڈورٹائزمنٹ آ گئی، اور وہ بھی 2 طرف، یعنی کامرس کالجز کے لیے بھی اور جنرل کیڈر کے لیے بھی۔ تو میں نے ظاہر ہے دوسرے دوستوں کی طرح وہ بھی اپلائی کر دیا، اور میں نے وہاں دسمبر میں جوائن کیا تھا توسا میں، تو مارچ میں کامرس میں ہی میری پبلک سروس کمیشن کی سلیکشن ہو گئی۔ اس وقت توسا میں بالکل پسماندہ تھا آج کے مقابلے میں، وہاں نہانے کا پانی تو بات کی بات ہے، پینے کا پانی بھی میسر نہیں تھا۔ تو توسا سے ہم ڈرے ہوئے تھے، تو میرے 1-2 دوستوں نے کہا کہ جی وہ مری میں سیٹ خالی پڑی ہے، وہاں پوسٹنگ کرا لیں۔ میں نے کہا چلو اچھی بات ہے، تو میں مری چلا گیا بطور انسٹرکٹر، وہاں میری پوسٹنگ ہوئی۔ وہاں جا کے پتہ چلا کہ مری جو ہے صرف سیر و سیاحت کے لیے بہتر ہوتا ہے، وہاں مستقل رہنے کے لیے اچھی جگہ نہیں، بلکہ اسے پنشمنٹ اسٹیشن کہا جاتا ہے۔ تو وہاں سے میں نے اپریل میں وہاں جوائن کیا۔ اسی دوران پھر جنرل کیڈر کا انٹرویو ہوا، تو میری وہاں بھی سلیکشن ہو گئی، اور اس میں جو ہے میری پوسٹنگ خواجہ فرید گورنمنٹ کالج رحیم یار خان میں ہوئی، اور وہاں میں نے نومبر 1981 میں پھر رحیم یار خان میں جوائن کر۔ بس یار یہ ہوتا ہے کہ بھائی آدمی کو کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے، اور میں بھی ظاہر ہے کہ یہاں اسسٹنٹ پروفیسر تھا اس وقت مظفر گڑھ میں، جب میں آ گیا ادھر ادھر سے ہوتے ہوئے، تو پھر یہی تھا کہ اب کیا کریں۔ اس وقت MPhil کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، شرط نہیں تھی، MPhil موجود تو تھی لیکن PhD کے لیے شرط نہیں تھی۔ میں نے بہرحال پہلے MPhil کے لیے اوپن یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھیجا، وہ میرا ایڈمیشن ہو گیا۔ میں نے کورس ورک بھی مکمل کر لیا، اور مجھے ٹاپک بھی الاٹ ہو گیا، انتظار حسین کی افسانوں میں ہجرت کا تجربہ۔
चूँकि अफसाना ही मेरा मौजू रहा है और मैं थोड़ा बहुत खुद भी लिखा करता था, इसी दौरान फिर मैंने पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर दिया बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ मुख्तलिफ क्लासेस होते हैं, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ है, बोर्ड ऑफ रिसर्च एंड एडवांस स्टडीज़ है। तो उनसे होने के बाद मुझे तकरीबन कोई 93 में मेरा एडमिशन हो गया। तो इसलिए मैंने वो फिर टास्क जो था ओपन यूनिवर्सिटी वाला एमफिल वाला वो दरमियान में ही मैंने छोड़ दिया। फिर अपनी तवज्जो मैंने पीएचडी पर मरकूज कर दी और अल्लाह की रहमत है कि 96 में मेरा थीसिस सबमिट हो गया पीएचडी का। सर ये मतलब आपने आपका टॉपिक बड़ा शानदार था 1947 के फसादात के बाद। जी तो ये आपको आप कह रहे थे अफसाने की तरफ आपका रुझान शुरू से था, तो ये यानी टॉपिक सिलेक्ट करने में आपकी शौरी कोशिश थी, यूनिवर्सिटी की तरफ से पोस्ट किया गया, ये कैसे? नहीं, ये भी ये था कि आजकल तो यही होता है कि क्योंकि स्टूडेंट में इतनी अहलियत नहीं होती तो वो टीचर पर डिपेंड करते हैं। उस वक्त ऐसा नहीं था। मेरा असल में एमए में भी एक थीसिस हुआ करता है, लाजमी नहीं होता लेकिन हुआ करता है। तो मैंने एमए में जो थीसिस लिखा था वो भी इसी टॉपिक पर लिखा था। तो मेरा शुरू से था एक रुझान। उस दौर में अगरचे ज़्यादा रिवाज था शख्सियत और फ़न पर, लेकिन मैंने ये देखा है कि शख्सियत और फ़न का जो टॉपिक है वो घिसा पिटा है, चल रहा है, वो रूटीन के जुमले होते हैं, चलते रहते हैं। तो मैं चाहता था कि कोई ऐसा टॉपिक हो जिसकी कोई तारीखी अहमियत भी हो अदब के अंदर। तो जाहिर है कि तकसीम हिंद और उस दौर में फिर तकसीम के साथ जो दो और तकसीम तो एक खुशी की बात थी, आज़ादी भी खुशी की बात थी, लेकिन दो और सानहे साथ शामिल हो गए, फसादात जिसके नतीजे में लाखों लोग मारे गए और हिजरत जिसमें उससे भी ज़्यादा तादाद में लोगों को अपना वतन छोड़ने पड़े, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। तो ये जो सानहा था इसने अदब पर बहुत से असरात छोड़े थे, लेकिन इस पर मज़ामीन की हद तक छोटे मोटे काम तो हुए थे, लेकिन बाकायदा कोई बड़ा तहकीकी काम नहीं हुआ। तो इसलिए मेरा माइंड यही था कि मैं इसी मौजू को ही आगे लेकर चलूं और यूनिवर्सिटी ने ये मुझे इजाज़त देगी इस मौजू पर काम करने की। हाँ देखें जी, किसी को आइडियल कहना तो बहुत मुश्किल है। ज़ाहिर है कि मेरी या हर शख्स की पसंद के भी मुख्तलिफ पहलू होते हैं, मुख्तलिफ जिहाद होती हैं उसकी, और हर अफसाना निगार की भी अपनी जिहाद होती है। मुझे कोई बात किसी अफसाना निगार की अच्छी लगती है, कोई बात किसी और अफसाना निगार की अच्छी लगती है। वैसे ये है कि वो अफसाना निगार जो किसी तारीख से वाबस्ता नहीं है, जो सिर्फ बतौर आर्टिस्ट बतौर अदीब लिखते हैं, मुझे वो अफसाना निगार ज़्यादा पसंद है, जिनमें इंतज़ार हुसैन है, कुर्रतुल ऐन हैदर है, मट्टो है, इस्मत चुगताई है। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा मुझे जो पसंद है वो इंतज़ार हुसैन पसंद है कि उसका अफसाना हमारे कल्चर को पूरी तरह से पेश करता है। उसमें कोई ड्रामाई सूरत हाल भी नहीं होती जैसे कि बात दूसरे अफसानों में हो जाती है। अफसाना निगारों के यहाँ ड्रामेटिक स्टाइल आ जाता है, क़ारीन को मुतासिर करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। इंतज़ार हुसैन के यहाँ ऐसा अंदाज नहीं है। अशफाक अहमद भी अच्छा अफसाना निगार है, वो भी मेरे पसंदीदा अफसाना निगारों में शामिल है, क्योंकि उसका भी किसी तहरीक से किसी जमात से कोई वाबस्तगी उसकी भी नहीं है। सर ये तो तो मौजूद चलते हैं, आपने शादी का की माशाल्लाह बच्चे कितने हैं, क्या कर रहे हैं, और आप क्या समझते हैं कि मतलब आप अपनी मौजूदा जिंदगी से किस हद तक मुतमईन हैं? हाँ, शादी भी एक इत्तेफाक है कि
کیونکہ اپنی فیملی میں ظاہر ہے کہ جیسے میں نے بتایا ہے کہ کوئی تعلیم نہیں تھی، فیملی میں شادی کرنا تو مشکل تھا۔ ایف اے بی اے تو بڑی بات ہے، فیملی میں کوئی میٹرک پڑھی لکھی لڑکی بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو جب میں رحیم یار خان کام کر رہا تھا، آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ میری جنرل کیڈر میں پہلی پوسٹنگ جو ہے رحیم یار خان میں ہوئی، تو رحیم یار خان میں رہتے ہوئے میرے ایک سینئر کولیگ جو تھے، جو ادھر کے ڈی جی خان کے ہی رہنے والے تھے، تو ان کے ایک فیملی کے ساتھ تعلقات تھے، آنا جانا تھا، عباسی فیملی ہے وہاں کی معروف۔ تو انہوں نے ایک جگہ پہ میرے رشتے کے حوالے سے بات کی، بات آگے بڑھی۔ بالکل مطمئن ہوں زندگی سے۔ جہاں تک شادی کا تعلق ہے، جیسے میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ میری پوسٹنگ جنرل کیڈر میں رحیم یار خان میں ہوئی۔ رحیم یار خان میں مجھے خاصا عرصہ 6 سال سے بھی زیادہ رہنے کا موقع ملا، تو وہ ایک طرح سے میرا گھر بن گیا۔ تو وہیں پر ہی ہمارے سینئر کولیگ تھے، ڈی جی خان کے رہنے والے تھے، تو ان کے وہاں پر وہ خاصا عرصے سے رہ رہے تھے، تو وہاں پر مقامی فیملیز کے ساتھ تعلقات بھی تھے۔ تو عباسی فیملی نے ایک جگہ پہ انہوں نے میرا رشتہ تجویز کیا۔ پھر میرے یہاں سے گھر سے میری بہن بھی اور میری والدہ بھی وہاں گئی، تو اس طرح جو ہے وہ رشتہ طے ہو گیا۔ میرے سسر جو تھے وہاں ماشاءاللہ وہ چیف انجینئر ریٹائر ہوئے تھے کینال کے، اور پہلی پنجاب اسمبلی کے ممبر بھی تھے۔ ریٹائرمنٹ لینے کے بعد وہ پالیٹکس میں آ گئے، اور میرے 2 جو برادر اللہ ہیں وہ آرمی آفیسر ریٹائرڈ ہیں، ایک کی ڈیتھ ہو گئی ہے ماشاءاللہ حیات ہیں۔ تو وہاں رحیم یار خان میں ہی میری عباسی فیملی میں رشتہ ہوا۔ میں 87 میں 88 میں پھر یہاں واپس آ گیا مظفر گڑھ میں۔ تو 3 بچے ہیں میرے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ تو بڑی بیٹی کے جو شوہر ہیں وہ سوشل ویلفیئر آفیسر ہیں، اور ماشاءاللہ ابھی ان کی 2 مہینے ہوئے ہیں، پی ایچ ڈی کی ڈگری انہیں ملی ہے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں، سوشیالوجی میں پی ایچ ڈی امپرومنٹ کر لی۔ میرے جو دوسرے داماد ہیں وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں، اور ان کی جو مسز میری بیٹی ہے اس کی بھی بطور لیکچرر غازی یونیورسٹی ڈی جی خان میں سلیکشن ہوئی ہے، وہ بھی وہاں جاب کر رہی ہے۔ بڑی بیٹی گھر میں رہتی ہے۔ بیٹا نیٹ ورک انجینئر ہے، وہ نیٹ ورک انجینئر ہے، کمپیوٹر سسٹم علم کی ہوئی ہے، اس میں بی ایس پی اور پھر ایم فل بھی اس نے یونیورسٹی آف لاہور سے کیا ہے۔ 2-4 برس اس نے لاہور میں وطین کمپنی ہے معروف، اس میں کام کیا ہے۔ تو اب اس کا سعودی عرب میں کنٹریکٹ ہو گیا ہے، انشاءاللہ وہ 1.5 کے اندر جو ہے سعودیہ چلا جائے گا، کیونکہ نیٹ ورک کے یہاں پاکستان میں اتنے اچھے مواقع نہیں ہیں۔ تو یہ میری فیملی ہے۔ آگے بیٹے کہ ماشاءاللہ 3 بچے ہیں، 2 بیٹے اور 1 چھوٹی سی بیٹی ہے، اور جو بیٹی ہے اس کی ماشاءاللہ 4 بیٹی ہیں۔ تو چھوٹی بیٹی کے ابھی بچے نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی عطا کرے گا انشاءاللہ۔ تو بڑی خوبصورت میری زندگی گزر رہی ہے، زندگی مطمئن گزر رہی ہے۔ بس یہ بچے ہیں، ان کے ساتھ دن گزرتا ہے، ان کی فرمائشیں ہوتی ہیں وہ پوری کرنی ہوتی ہیں۔ باقی تھوڑا بہت پڑھائی کا کام بھی، پڑھنے لکھنے کا بھی جاری رہتا ہے۔ بعض اوقات باہر سے کسی یونیورسٹی سے تھیسز آ جاتے ہیں ایڈمیشن کے لیے، ان کو پڑھنا، ان کی رپورٹ مرتب کرنا۔ اسی طرح ان دنوں خاص طور پر میرے برادر اللہ جو سقوط ڈھاکہ کے وقت وہاں آرمی آفیسر تھے اور جنگی قیدیوں میں بھی شامل ہوئے، تو ان کا ایک ناول آ رہا ہے جو سقوط ڈھاکہ کے پس منظر میں، اور شاید یہ پہلا ناول ہوگا اس موضوع پر۔ تو وہ میرے پاس آیا، اس کی پروف ریڈنگ بھی اور مشاورت کے حساب سے بھی وہ بھی تقریباً میں نے مکمل کر لیا ہے، اور 1-2 دن میں انہیں واپس میں بھیج دوں گا۔ ہاں نہیں، جاری نہیں ہے، پتہ نہیں یہ بھی بھوک کی بات ہوتی ہے۔ اس زمانے میں نے واقعی افسانے لکھے، یعنی ارلی ایج میں،
यूनिवर्सिटी के बाद, और अल्लाह ताला की रहमत से बहुत कामयाब हुआ। मैंने एक अफसाना मरी में पढ़ा। जब मैं मरी में था तो वहाँ मरी लिटरेरी सर्कल उस वक्त बड़ा फ़ाल था। लतीफ़ कश्मीरी लाइब्रेरियन थे, वो खुद अफसाना निगार थे और बहुत अच्छी तकरीबा। और मौसम गर्मा में बड़े बड़े अदीब वहाँ आए हुए होते थे, तो खूबसूरत महफिल हुआ करती थी। तो उसमें पढ़ा, मुझे बड़े बड़े लोगों ने दाद दी। मंशा याद से उसी अफसाने की बुनियाद पर अच्छे ताल्लुकात कायम हुए, लेकिन ये तादाद मेरी 8-10 से ज़्यादा नहीं बढ़ सकी, और इन 8-10 को 2-4 मुख्तलिफ पेपर्स में शाये भी हुए। अब चूंकि किताब एक नहीं बनती तो मैंने उनको किताबी शक्ल में नहीं छपवाया, वो उसी तरह पड़े हुए नहीं। इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि मैं मीडिया का अवार्ड मिलते हैं जो लोग इंटेलिजेंस के टॉप लेवल पर होते हैं, मैं वैसा नहीं हूँ। एक अवार्ड मुझे मिला था, बेस्ट टीचर अवार्ड, कॉलेज में जब मैं टीचर था। उन दिनों पंजाब गवर्नमेंट ने शुरू किया था कि हर डिस्ट्रिक्ट में हर साल एक बेस्ट टीचर का इंतखाब होगा, तो वो अवार्ड मुझे गालिबन ये 2004 में मिला था। इसके अलावा कोई अवार्ड मेरे पास नहीं है। मुश्किल सवाल है ये भी, जैसे पसंदीदा शायर या पसंदीदा अफसाना निगार होते हैं, ये भी बहुत मुश्किल सवाल है कि पसंदीदा किताब कौन सी है। सिर्फ किताब अगर कहा जाए तो कुरान मजीद से ज़्यादा पसंदीदा किताब कोई और नहीं है। वो नसर भी है, वो शायरी भी है, वो सब कुछ है। तो पसंदीदा किताब तो मेरे नज़दीक वही है। मेरी मुराद सर अदबी हवाले से है। तो अदबी हवाले से मेरे नज़दीक जो बहुत अच्छा है, जाहिर है कि मैं नावल और अफसाने की ही बात करूँगा, तो उसमें कुर्रतुल ऐन हैदर का आग का दरिया और इंतज़ार हुसैन का बस्ती, ये दो बेहतरीन नावल हैं, ये मुझे बहुत पसंद है। तहरीक अगर अदीब के पस मंज़र में रहती है तो उस हद तक ये बात दुरुस्त है, लेकिन अगर तहरीक छा जाती है और जैसे तरक्की पसंद अदीबों ने किया कि वो एक मंशूर बनाकर वाज़ेह गाइडलाइन देते हैं कि ये लिखना है, ये नहीं लिखना, तो मेरे नज़दीक ये बात अदब के लिए नुकसानदेह है। तो ये जिन अदीबों का इसलिए मैंने पहले नाम लिया है, ये इसीलिए बड़े अदीब हैं कि इन्होंने किसी मंशूर के ताबे रहकर नहीं लिखा, बल्कि अपनी मर्जी से जो उनके दिल की बात थी उन्होंने वही बात अपनी तबलीगात में की। फूलों में तो मुझे चंबेली का फूल बहुत अच्छा लगता है और खुशबू भी उसी की अच्छी लगती है। लेकिन अगर आप खुशबू के हवाले से बात करें तो मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छी खुशबू लगती है वो जब प्यासी ज़मीन होती है और बारिश के पहले कतरे उस पर गिरते हैं, वो जो खुशबू ज़मीन से पैदा होती है, मुझे वो खुशबू सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। ये भी फिर उसी तरह का ही सवाल है जैसे पहले सवालात हैं। मैं किसी के इश्क में डूबा नहीं हूँ, किसी से मैंने इश्क नहीं किया, लेकिन खूबसूरत चीज़ को पसंद करना इंसान की फितरत है। जैसे खूबसूरत मंजर इंसान को अच्छा लगता है, खूबसूरत फूल इंसान को अच्छा लगता है, खूबसूरत मौसम इंसान को अच्छा लगता है, इसी तरह खूबसूरत चेहरा को भी इंसान को अच्छा लगता है। और मैंने बहुत से चेहरों को पसंद किया, लेकिन अगर आप कहें कि मैंने किसी चेहरे से इश्क किया या मोहब्बत की, वो बात नहीं है। पैगाम मेरे लिए जाहिर है कि असातिज़ा के लिए है जो मेरी बिरादरी है। एक वक्त था जब उस्ताद डिवोशन के साथ पढ़ाता था और उसकी रेस्पेक्ट भी थी। मुझे याद है जब हम सीरा में 8वीं स्कूल क्लास में पढ़ते थे तो वहाँ टीचर्स के दरमियान कोई ट्यूशन का कंपटीशन नहीं होता था, वो बेहतर नताइज का कंपटीशन होता था। और असातिज़ा रात को भी पढ़ाते थे, मुफ्त पढ़ाते थे, एक दूसरे के साथ मुकाबले में 2 सेक्शन होते थे। एक सेक्शन को एक टीचर पढ़ा रहे हैं, दूसरे को दूसरा टीचर पढ़ा रहे हैं।
तो उनमें मुकाबला ये था कि किस क्लास का रिजल्ट ज़्यादा बेहतर आता है। सुबह सूरज निकलने से पहले क्लास शुरू हो जाती थी और रात को भी 10 बजे तक क्लास जारी रहती थी। लेकिन आज का टीचर जो है वो बिल्कुल मादकग्रस्त बन गया है। ठीक है, थोड़ी बहुत ज़रूरत होती है इंसान की, अगर वो ट्यूशन पढ़ा लेता है तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन रात दिन इस एक्टिविटी में मसरूफ़ रहना और जो असल ड्यूटी है तालीमी अदारे के अंदर उसको पूरी तरह से अदा ना करना, ये हमारी कौम इसका नतीजा भुगत रही है। अगर हमारा टीचर ठीक हो जाए, वो प्राइमरी से लेकर MA तक, तो मेरे ख्याल में हमारी कौम भी बेहतर हो सकती है। और यहाँ पर ये बात भी मैं एक अर्ज करता जाऊँ कि हमारे यहाँ तालीम में जो ज़िवाल शुरू हुआ है वो ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से शुरू हुआ। पहले प्राइमरी तालीम तबाह हुई, फिर मिडिल, फिर हाई, और अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी तबाह हो रहे हैं। तो ये मेरा पैगाम है।